हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको सोशल साइंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। आप इसे ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और आप अपने लैंग्वेज में बना के भी लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा पॉइंट्स में लिखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, स्टेट द मेन फीचर ऑफ हिमाद्री। आपको जो हिमाद्री है ना, उसकी मुख्य विशेषताएं बतानी है। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जो हिमाद्री है वो हिमालय का एक पार्ट है। हिमालय के अंदर 3 पार्ट होते हैं ना, पता है ना 3 पार्ट कौन से होते हैं? पहला हिमाद्री, दूसरा जो है वो शिवालिक, और तीसरा लोअर हिमालय। हाँ है ना। तो आपसे हिमाद्री के बारे में पूछ रहे हैं कि हिमाद्री की क्या खास बातें हैं। तो आप बताएंगे द हाईएस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज नोन एज हिमाद्री। जो हिमालय की सबसे ऊंची रेंज है उसे हम क्या कहते हैं? हिमाद्री कहते हैं। और इसकी फीचर्स निम्नलिखित है। पहला, इट इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ हिमालय विद द हाईएस्ट पीक विद एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर्स। इसमें बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ी हैं। एवरेज हाइट है ना वो कितनी है? 6000 मीटर की है, ठीक है। सेकंड सुनिए, अंडर हिमाद्री आर द ऑल द मेन पीक्स ऑफ द हिमालय। और जो सबसे मेन जो हिमालय की चोटियां है ना, वो हिमाद्री में ही आती हैं। दिस रेंज ऑफ हिमालय इज ऑलमोस्ट ऑलवेज कवर्ड विद द स्नो एंड मैनी ग्लेशियर्स फ्लो फ्रॉम हियर। तीसरी विशेषता यह है कि ये बर्फ से ढके रहते हैं और यहीं से नदियां जो हैं फिर हमें आकर बहती भी हैं, ठीक है। ग्लेशियर जो है ना फिर वो बहते भी हैं। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियन डेजर्ट। आपको भारतीय रेगिस्तान की विशेषता बतानी है। तो डेजर्ट इज आल्सो पार्ट अंडर द नेचुरल नेचर ऑफ इंडिया। देखो, हमारे भारत में डेजर्ट भी पाया जाता है, वो भी प्राकृतिक रूप है भारत में। इट इज मेनली लोकेटेड इन राजस्थान। और जो डेजर्ट का जो रीजन है ना भारत में, वो राजस्थान में। इट्स मेन फीचर्स एज फॉलो। इसकी मुख्य विशेषता इस प्रकार है। आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इसको भी अलग पॉइंट में डाल सकते हैं। पहला, एनुअल रेनफॉल इन दिस डेजर्ट एरिया, क्योंकि अब से रेगिस्तान के बारे में पूछ रहा है। तो आप बता दो ना, यहाँ पे जो एनुअल रेनफॉल होता है वो 150 मिलीमीटर ही होता है। समझो, पूरे साल में केवल 150 मिलीमीटर होता है, उससे कम बारिश होती है। इतना ऐसा हाल है रेगिस्तान में। दूसरा, नेचुरल वेजिटेशन इज रेयरली फाउंड इन दिस डेजर्ट एरिया। ये कह रहे कि यहाँ पर जो प्राकृतिक जो भोजन है ना, जो वेजिटेशन है, जैसे पेड़ पौधे वगैरह, यहाँ बहुत ही कम पाए जाते हैं। जैसे कैक्टस के पौधे आपने सुना होगा, वहीं जैसे मिलेंगे तो। नेक्स्ट है, अ क्रिसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स इज सीन इन दिस डेजर्ट एरिया। और आपको जो क्रिसेंट शेप्ड होती है ना, ऐसे करके, ठीक है, इस तरीके से आपको वहां पे सैंड ड्यून्स मिल जाते हैं। जैसे अभी है, बाद में वो हट जाएंगे, फिर दोबारा से आ जाएंगे, इस तरीके से होता है। अब उसके बाद आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, उससे पहले एक और फीचर सुन लो कि लूनी रिवर जो है ना, यहाँ पर डेजर्ट में, रेगिस्तान में, इधर की तरफ राजस्थान में, लूनी रिवर सबसे यहाँ पर बड़ी जो है रिवर है इस एरिया में, ठीक है। लूनी रिवर याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहे हैं, नेक्स्ट है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स। आपको ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट में डिफरेंट बताना है। पहले हम पढ़ते हैं ईस्टर्न घाट्स के बारे में। तो जो ईस्टर्न घाट्स है ना, आपको ये पता होना चाहिए वो ईस्टर्न कोस्ट की तरफ है, ठीक है। और जिसमें रिवर जो है वो कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल में जो है जाती है, ठीक है, वहां पर बह जाती है। बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की जो खाड़ी है, ठीक है। एक बार पढ़ देते हैं इसको। द ईस्टर्न घाट्स आर द आशुतोष रेंज पैरेलल टू द ईस्टर्न कोस्ट विच हैज बीन कट बाय द रिवर्स फॉलिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। बे ऑफ बंगाल की तरफ जो है जितनी भी नदियां जाती हैं, और ये ईस्टर्न कोस्ट की तरफ है, ठीक है। कहाँ पर? मतलब पूर्व की तरफ। दूसरी इसकी विशेषता यह है कि द एवरेज एलिवेशन, मतलब कितनी इसकी जो ऊंचाई है, एलिवेट कितना होता है ईस्टर्न घाट जो है, वो लगभग आपका 600 मीटर के आसपास है, ठीक है। और महेंद्रगिरी जो है ना, महेंद्रगिरी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है। एग्जाम में एमसीक्यू में भी पूछ लेता है। ये जो महेंद्रगिरी है ना, ये
कहाँ पर पड़ती है? ईस्टर्न घाट में पड़ती है, पूर्वी घाट में पड़ती है, वेस्टर्न घाट में पड़ती है? तो ईस्टर्न घाट में पड़ती है। क्योंकि अब ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, खाली इसको मत समझो, इसके अंदर की चीजें भी याद रखना। वेस्टर्न घाट सुनो, द वेस्टर्न घाट जो है ना, वो उसकी जो जितनी भी चेन आपको जो मिलेगी ना, वो वेस्टर्न कोस्ट की तरफ मिलेगी, ठीक है। और इसमें जो हाईएस्ट जो वेस्टर्न घाट है ना, उसमें जो अगर हम बात करें कितने तक एलिवेट होता है, तो 1600 मीटर तक जाता है, 900 से लेकर 1600 तक, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है। ये वेस्टर्न घाट हो गया। एक और बात है कि इसमें जो अनाईमुड़ी है ना, अनाईमुड़ी वो इसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो अनाईमुड़ी याद रखना, ये किसके? वेस्टर्न घाट की है। और हमने जो पढ़ा था ना महेंद्रगिरी, वो किसकी थी? ईस्टर्न घाट की थी, ठीक है। और याद करने का तरीका पता है कैसे? जैसे ये एम लिखा है ना, एम को ऐसे टेढ़ा कर दो तो ई बन जाएगा, ठीक है। तो महेंद्रगिरी ईस्टर्न घाट की वजह, एक याद कर लो, दूसरा अपने आप याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाई डज इंडिया नीड स्टैंडर्ड टाइम? बताओ इंडिया को स्टैंडर्ड टाइम की क्या जरूरत है? देखो स्टैंडर्ड टाइम तो हर देश को चाहिए, ताकि कौन से देश में किस समय कितना टाइम हो रहा है, और उस समय हम जैसे कहीं जाना है आना है तो सेफ रहेगा ना। अगर हर किसी देश ने अपना टाइम बिना स्टैंडर्ड के फॉलो कर ले, तो किसी देश को पता नहीं चल पाएगा किस देश में कितना टाइम है, तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए जो है ना, स्टैंडर्ड टाइम इंपॉर्टेंट है फॉलो करना, ठीक है। तो द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज फ्रॉम, इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, मतलब इंडिया जो लॉन्गिट्यूड में कहाँ से कहाँ तक है, वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक इंडिया फैला हुआ है। और इंडिया में ना जो डिफरेंस है वो लगभग 30 डिग्री का आ जाता है। और आपको पता है, एक डिग्री, अगर एक डिग्री को पार करना है तो 4 मिनट लगते हैं। इस तरीके से अगर हमें अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है, अगर हमें जाना है गुजरात में, तो हमें 2 घंटे का सफर लगता है। अब इसलिए स्टैंडर्ड टाइम एक रखा गया, ताकि पूरी इंडिया जो है ना, उसमें एक जैसा रूल रहेगा, तो किसी को कंफ्यूजन नहीं रहेगी कौन सा कहाँ पर क्या काम हो रहा है, ठीक है। और जो स्टैंडर्ड टाइम है ना इंडिया का, वो 82.5 जो डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड को हम फॉलो करते हैं, ठीक है, ताकि पूरी इंडिया में किसी प्रकार की कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। स्टैंडर्ड टाइम में ना मानक समय होता है पूरा, जो ग्रीनविच है ना, ग्रीनविच पूरे वर्ल्ड में, तो ग्रीनविच के बेस पे ना पूरी वर्ल्ड को एक टाइम सेट कर दवा दिया गया, ताकि पता लग सके कि उस देश में कितना टाइम हो रहा है। तो हर जो लॉन्गिट्यूड है ना, उसके हिसाब से, तो एक को पार करने में ना, जैसे 1 डिग्री को अगर हम पार कर रहे हैं तो 4 मिनट लगते हैं। तो अब जैसे मान लो हम ग्रीनविच से जो है ना ईस्ट की तरफ, इंडिया ग्रीनविच से कहाँ, ईस्ट की तरफ, और किसी को पता लगाना है कि उसके देश में कितना टाइम हो रहा है। मान लो ग्रीनविच में कोई व्यक्ति बैठा है, उसे पता लगाना है कि इस समय इंडिया में कितना टाइम हो रहा होगा, तो वो इसकी मदद से आराम से पता लगा सकता है कि इंडिया जो है कितना डिग्री ग्रीनविच के बाद में आता है, ठीक है। तो अब जैसे 5.5 घंटे का पता लगता है इंडिया का और ग्रीनविच के बीच का टाइम, तो इस तरीके से डिग्री के बेस पर ही पता लगाया उन्होंने, और इससे हमें पता लग जाएगा कि इस देश में कितना टाइम हो रहा है, ये बात थी। तो इसलिए स्टैंडर्ड रखा गया ताकि कन्फ्यूजन न रहे और पूरा प्रूफ रहे। बहुत सारी चीज़ें हम ट्रांजेक्शन करते हैं, व्यापार करते हैं, बहुत सी चीज़ों में काम आता है, ठीक है। नहीं तो वो कहेगा ये तो इस दिन था, वो कहेगा उस दिन था, इस तरीके से। अब हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, कोई भी चीज़ जा रही आ रही है तो दूसरे देशों में भी हेल्प होती है, और भारत के अंदर भी रहेगा कि किस समय कौन सी घटना हुई है, ठीक है। 5वां क्वेश्चन है, हाउ डज इंडिया सेंट्रल पोजिशन इन द इंडियन ओशन बेनिफिट? ये कह रहा है कि इंडिया जो है ना, इंडिया के में हिंद महासागर है, तो उसकी केंद्रीय स्थिति के भारत को क्या बेनिफिट मिल रहे हैं, ठीक है। इंडिया सेंट्रल पोजीशन के क्या फायदे हैं, बताओ बताओ। इंडियन ओशन भारत में है ना, तो आप देखते हो नीचे, तो इसका सेंट्रल पावर है एक तरह से। क्या बेनिफिट मिलते हैं भारत को इंडियन ओशन के? तो बोलोगे इंडिया इज सिचुएटेड एट द वेरी सेंटर ऑफ द इंडियन ओशन। जो इंडिया ना, वो जो इंडियन ओशन है उसके सेंटर में आता है। इट इज ऑल्सो गेट्स अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स, ये बहुत सारे बेनिफिट गेट करता है। इंडियन ओशन मतलब हिंद महासागर है ना, केंद्रीय स्थिति होने के भारत के क्या फायदे हैं? तो इसका फायदा अभी नीचे बता रखा है। पहला कि देयर इज नो कंट्री इन द इंडियन ओशन हुज कोस्टल लाइन इज एज लॉन्ग एज दैट ऑफ इंडिया। देखो पहला बेनिफिट यह है कि जो समुद्र का जो बाउंड्री है ना भारत की, जो वो इंडियन ओशन से बहुत ज़्यादा मिल जाती है, तो इससे भारत को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। क्या मिलता है? जैसे हम व्यापार कर सकते हैं इजीली, और देखो हमें अपनी आर्मी को भी इतना ज़्यादा
लगाने की जरूरत नहीं। अगर मान लो अगर किसी कंट्री से हमारी बाउंड्री जुड़ रही होगी, लैंड बाउंड्री, तो इससे क्या होगा, हमें बहुत ज़्यादा आर्मी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर ये समुद्र है तो इतनी आर्मी की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, अगर समुद्र हमारे पास है तो समुद्र में जितनी भी सारी चीज़ें मिलेंगी वो इंडिया को आराम से मिल सकती है। जैसे बहुत सी चीज़ समुद्र में है ना, तो अब इंडिया के पास इतना बड़ा समुद्र होगा तो इंडिया कितनी चीज़ें गेट कर पाएगा, इसका और बेनिफिट है। अब इतना बड़ा एरिया जो इंडियन ओशन का भारत को टच कर रहा है, तो अब भारत को विश्व के देशों से व्यापार करना है तो आराम से कर पाएगा ना, तो ये बेनिफिट है, ठीक है। द कंट्रीज ऑफ यूरोप, वेस्ट एशिया और इस तरीके से ईस्ट एशिया एंड अफ्रीका हैव टू पास थ्रू इंडिया फॉर ट्रेड बाय सी रूट। देखो सी रूट से हम बहुत सारे बेनिफिट उठा पा रहे हैं, इंडिया को बहुत बेनिफिट मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ सी रूट से हम इन देशों के पास जाकर अपना सामान बेच सकते हैं और ला सकते हैं। मैंने अभी आपको बता दिया था। इंडिया इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द इंडियन ओशन। इंडिया जो है वो लोकेटेड है सेंट्रल ओशन में, मतलब ईस्ट एशिया एंड अफ्रीका हैव टू पास थ्रू इंडिया फॉर ट्रेड बाय सी रूट विच बेनिफिट्स इंडिया। और ये समुद्र के जरिए हम इन सबसे जुड़े हुए हैं और इंडिया को बहुत बड़ा इसका बेनिफिट मिलता है। अगला पॉइंट है कि इंडिया जो है ना वो सेंटर में है, ठीक है, इंडियन ओशन के, तो इसका ये भी बेनिफिट है कि ओशन का नेम भी इंडिया के नेम पर पड़ गया, इसलिए इंडियन ओशन बोलते हैं। देखो कितना बड़ी बेनिफिट है, इंडिया का नाम कितना फेमस हो गया इसकी वजह से। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट थिंग्स वर एक्सचेंज ड्यू टू इंडियाज कॉन्टेक्ट विद डिफरेंट कंट्रीज सिंस एंशिएंट टाइम। ये कह रहा है कि आप बता सकते हैं कि जब भारत युगों पुराना बहुत से देशों से जुड़ा हुआ है तो क्या क्या चीजें एक्सचेंज किया करता था। इंडिया हैज बीन इन कॉन्टैक्ट विद डिफरेंट कंट्रीज। इंडिया का जो है ना बहुत से देशों से कॉन्टैक्ट रहा है, अच्छा है ना, तो एंशिएंट टाइम से बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट रहा है। तो क्या क्या चीज़ें इंडिया ने एक्सचेंज करी हैं। पहला, स्टोरीज ऑफ इंडिया उपनिषद। जो इंडिया की जो उपनिषद है उसकी कहानियाँ गई है, रामायण की कहानियाँ गई हैं, गीता गई है, महाभारत, पंचतंत्र हैव बीन रिसीव्ड बाय अदर कंट्रीज। और इन कंट्रीज ने इन्हें प्राप्त किया और इनसे बहुत सी नॉलेज गेट किया और अपने जीवन में काफ़ी परिवर्तन किया, उन्होंने सुधार किया। सेकंड, द डेसिमल सिस्टम। देखो पूरे वर्ल्ड में जो डेसिमल सिस्टम है इंडिया का वो पूरे विश्व में फैला है। इंडिया ने सबको डेसिमल सिखाया, पॉइंट जो लगाना होता है। थर्ड, द वर्ल्ड हैज आल्सो रिसीव्ड स्पाइसेस एंड मुस्लिन फ्रॉम इंडिया। और पूरे वर्ल्ड ने भारत से मसाले प्राप्त किए हैं और जो मुस्लिन एक प्रकार का कपड़ा होता है वो पूरे विश्व ने भारत से लिया। और फोर्थ, सम ऑब्जेक्ट्स एंड थिंग्स हैव आल्सो कम टू इंडिया। इंडिया में बहुत सी चीजें आई हैं, जैसे ग्रीक का आर्किटेक्चर, डिजाइन बनाना, बिल्डिंग वगैरह, वो आया ग्रीक से। और द आइडिया ऑफ माइनरेट्स एंड डोम्स, सिंबल्स ऑफ आर्किटेक्चर फ्रॉम वेस्ट एशिया। मतलब वही जो डोम्स वगैरह, गुम्बद वगैरह बनाते हैं, जो बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, तो वो सारा आइडिया भी और सिंबल ये सब विदेशों से भारत में आए हैं। इस तरीके से इंडिया ने विश्व को बहुत कुछ दिया और बहुत कुछ लिया भी है। 7th क्वेश्चन है, हाउ आर द हिमालयन रिवर्स एंड द रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया डिफरेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमालय की नदियां और प्रायद्वीप की नदियों में क्या अंतर होता है। देखिए, सम ऑफ द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द हिमालयन रिवर एंड द रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया आर एज फॉलो। दोनों हिमालय की नदी और जो प्रायद्वीप की नदी है उनमें डिफरेंट निम्नलिखित प्रकार है। द हिमालय रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालय माउंटेन। देखो हिमालय की नदी हिमालय से निकलती है, ठीक है, कितना आसान है। while most of the rivers of peninsular India originate from the western Thar। और जो पेनिनसुलर रिवर है ना वो वेस्टर्न थार से निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट है, द हिमालयन रिवर्स आर फुल ऑफ वाटर थ्रू आउट द ईयर। हिमालय की नदी में पूरा साल पानी रहता है। इस तरीके से मतलब जो हिमालय की नदियां होती है ना उसमें पूरा साल पानी रहता है, ठीक है। और क्यों रहता है, क्योंकि ग्लेशियर है ना हिमालय में, तो इसलिए। जबकि पेनिनसुलर जो रिवर होती है उसमें जो पानी होता है वो बारिश पर निर्भर रहता है। अगर बारिश होगी तो नदियों में पानी होगा, बारिश नहीं होगी तो नदियों में पानी नहीं होगा। नेक्स्ट है, द हिमालयन रिवर्स आर मच लॉन्गर देन द रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। सबसे बड़ा और सबसे आसान कि हिमालय की नदियां लंबी लंबी होती हैं, पेनिनसुलर की नदियां छोटी छोटी होती हैं। हिमालय की नदी का एग्जाम्पल देते हैं, जैसे गंगा रिवर है, ठीक है, सिंधु रिवर है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर है, ठीक है। और आपको अगर उसका एग्जाम्पल देना हो पेनिनसुलर का तो आप बता सकते हैं नर्मदा है, तापी है, गोदावरी है, कृष्णा है, ठीक है। ये इस तरीके से आप बता सकते हैं, बहुत सारी नदियां होती हैं, मैप देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां, एनालाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर इन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। बताओ
कि इंडिया में जो नदियां बह रही हैं, इतनी बह रही है ना, इसके फायदे क्या हैं? ये कौन बच्चा नहीं बता पाएगा कि इंडिया में जो रिवर इतनी बहती है इसका फायदा क्या नहीं है? सब बता देंगे कि इंडिया के में रिवर के बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है, डेली एक्टिविटीज को हम कर सकते हैं, रोजमर्रा के काम को नदियों की वजह से तो कर पाएंगे। फैक्ट्रियां बहुत सारी चल सकती हैं, अगर नदियां नहीं है तो फैक्ट्रियां नहीं चल पाएंगी, इंडस्ट्रीज। ठीक है, और क्या बेनिफिट्स हैं? इरिगेशन, किसान खेती नहीं कर पाएगा अगर नदियां नहीं होंगी तो। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, पता कैसे? बिजली इससे तो बनेगी, इस तरीके से। और रिवर के किनारे बहुत मात्रा में लोग बस जाते हैं, उनका रोज जो जीवन है इसी की वजह से चल पाएगा। अब आप बोलोगे कि भाई लोग जो नदियों के किनारे बसे हैं उनका कैसे जीवन चल पाएगा? भाई देखो, नाव चला के अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं, मछली पालन करके अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं, हाँ या ना, गाय जानवर पाल रखे उनको, ठीक है, उनको पाल सकते हैं, क्योंकि खाना पीना वहाँ पे पेड़ पौधे भी होंगे उनके किनारे, तो खिला के उनका जीवन यापन अपना चला सकते हैं। तो बहुत सारे नदियों के बेनिफिट है। आप बता दोगे ना, 4-5 नदियों के एग्जाम्पल भी दे देना, थोड़ा और अच्छा सा कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, मेंशन द मेन फीचर्स ऑफ द गंगा रिवर सिस्टम। गंगा नदी की विशेषताएं क्या है? देखो, आप पहले बता देंगे कि गंगा जो रिवर है भारत की सबसे बड़ी गंगा रिवर है, वर्ल्ड के 3रे नंबर पर आती है गंगा रिवर। ठीक है, देखिए डाटा जो है ना एक बार बुक में कंफर्म करना है, इसको अभी रहने दो। ठीक है, और इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं? देखो, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, ये इसकी ट्रिब्यूटरी हैं। ट्रिब्यूटरी मतलब होता है सहायक नदियां जो इसको बड़ा कर देती है। यमुना यार है ना, एग्जाम में पूछ भी देते हैं, यमुना नदी है ना जो दिल्ली में बहती है, हाँ, वो गंगा की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, और वाइल चंबल एंड बतवा इज इट्स पेनिसुलर ट्रिब्यूटरी, और जो चंबल है ना और बतवा है वो इसकी प्रायद्वीपीय नदियां हैं जो इसके पानी को बड़ा करती है, मतलब सहायक नदियां हैं इसकी। और गंगा जो रिवर है ना वो बहुत बड़ी मात्रा में पूरे नॉर्थ इंडिया को पानी प्रोवाइड करती है, और ये प्लेन एरिया में मतलब बहुत से लोगों की रोजी रोटी है गंगा रिवर, सुन रहे हो? खेती बाड़ी का सारा पानी प्रोवाइड करती है। और गंगा रिवर जो है वो बे ऑफ बंगाल में फिर गिर जाती है, ठीक है, बांग्लादेश से होते हुए, और वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा भी बनाती है। ये नहीं कि इतना वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा का मतलब है बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है, सुंदरबन डेल्टा बनाती है गंगा रिवर। ठीक है, और इस तरीके से, और ये डेल्टा जो है इसमें 2 नदियों का हाथ होता है, ब्रह्मपुत्र का और गंगा रिवर का। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिमालयस आर द बोन फॉर इंडिया। हिमालय इंडिया के लिए वरदान है। अगर हिमालय ना होता तो आज इंडिया की हालत बड़ी खराब हो जाती। क्या आप इससे फेवर में हो? बोलोगे हाँ, क्योंकि नॉर्थ से बहुत बड़ी मात्रा में जो ठंडी हवाएं आती है वो हिमालय रोक लेता है, नहीं तो दिल्ली, उत्तर भारत पूरा बर्फ से ढका होता है, यहाँ पर खेती बाड़ी इतनी नहीं हो पाती। दिल्ली में बर्फ ही बर्फ होती और बहुत बड़ी मात्रा में लोगों का जीवन यापन कठिन हो जाता। और दूसरी बात, ये इन हजारों सालों से जो इन्वेडर्स होते हैं जो दूसरे देश पर हमला करते हैं, ये हिमालय ने भारत को छुपाए रखा और भारत की रक्षा करता रहा। सन भाई, हिमालय भारत के लिए वरदान क्यों है? और हिमालय है आज भी तो भारत की मिलिट्री को इतनी जरूरत नहीं पड़ती भारत को दूसरे देशों, क्योंकि अगर मान लो हिमालय ना होता तो हमें कितनी मिलिट्री खड़ी करनी पड़ती। इतने बड़े देश को संभालना आसान है? हिमालय खुद हमारे देश को संभाल के रखा हुआ है ना, हिमालय देश की शान। तो देखो, द हिमालयस माउंटेन प्रोवाइड एन अनडिस्टर्ब्ड बॉर्डर टू इंडिया। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल हमारे बॉर्डर को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, उल्टा सेफ्टी कर रहा है। द हिमालय माउंटेन ब्लॉक द मानसून विंड्स, और ये पता है एक और फायदा है, मानसून विंड को ब्लॉक कर देता है और पूरे देश में बारिश हो पाती है इसकी वजह से। और ड्यू टू द हिमालय माउंटेन द रिवर और सबसे बड़ा हिमालय है तो नदियां भी बह रही हैं, नहीं तो गंगा रिवर कहां से लाते, सिंधु रिवर कहां से लाते। और द हिमालय माउंटेन कंटेन वास्ट स्टोर ऑफ नेचुरल रिसोर्स, और सबसे बड़ा हिमालय में इतनी बड़ी मात्रा में प्राकृतिक संसाधन है, मैं आपको बता सकता, गिनती नहीं कर सकता। आपने एप्पल तो खाई होंगे, अखरोट तो खाई होंगे, और कितनी चीजें ना जाने कितनी हैं जो हमें, और जड़ी बूटियां, दवाइयां, सॉरी। तो इस तरीके से इतना ही था वीडियो में। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्वाइन भी कर सकते हैं। और अपना पूरा ध्यान रखिए, खूब मन लगा के पढ़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स।